हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट किया है और इस चैप्टर में हम एल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ा है। अब आगे के इस क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है वो हम देखेंगे। तो अभी हम सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर कवर कर रहे हैं, वो है प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन और तृतीयक कार्बन और चतुष्क कार्बन क्या होता है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर। तो प्राथमिक कार्बन वे कार्बन होते हैं जो कि सिर्फ एक ही कार्बन से घिरा होता है। जैसे इसमें आप देखेंगे कि ये कार्बन एक अन्य कार्बन से घिरा हुआ है। ठीक है, और यदि कार्बन की संयोजकता हमें कंप्लीट करना है तो हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे? इस तरह से हम मुक्त संयोजकताएं बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 वैलेंसीज होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम द्वितीयक कार्बन की बात करें तो द्वितीयक कार्बन वो कार्बन होता है जिसे कि हम इस तरह से नोट करते हैं 2 डिग्री। ये द्वितीयक कार्बन है, ये 2 अन्य कार्बनों से घिरा हुआ है, तो ये कहलाता है द्वितीयक कार्बन। ठीक है, और यदि इन तीनों कार्बन की संयोजकता को पूरा करना है तो हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये मुक्त संयोजकताएं तो क्लियर हो गई होगी। और इन मुक्त संयोजकताओं से हम चूंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन आकर के जुड़ सकता है या कोई अन्य कार्बन भी आकर के जुड़ सकता है, वो डिपेंड करता है। तो अभी तो हमने यहाँ पर इस तरह से संयोजकताओं को मुक्त बता दिया है। अब तृतीयक कार्बन की बात करें, 3 डिग्री ऐसा कार्बन जो 3 अन्य कार्बनों से घिरा हुआ है। जैसे इस कार्बन को आप देखें, ये कार्बन 3 अन्य कार्बनों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 डिग्री या टर्शरी कार्बन कहलाता है। और इन सभी कार्बनों की संयोजकता पूरा करना है तो हम इस तरह से दर्शाएंगे लाइनों के द्वारा। ये बॉन्ड है। ठीक है, ये जो लाइन छोटी छोटी हमने बना के रखी है, ये बॉन्ड को प्रदर्शित कर रही है या मुक्त संयोजकताओं को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, अब हम चतुष्क कार्बन देखते हैं, मतलब 4 डिग्री कार्बन। और इस कार्बन में आप वैसे समझ गए होंगे कि एक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से घिरा होता है, तो ये चतुष्क कार्बन कहलाता है। और ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम नियो कंडीशन कहते हैं। पिछले वाले हमने क्लास में देखा था कि पेंटेन का नाम हमने नॉर्मल पेंटेन बनाया था, एक ब्रांच वाला पेंटेन बनाया था और एक ये पेंटेन बनाया था जिसमें एक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से घिरा हुआ है। ठीक है, मतलब टोटल 5 कार्बन है, तो इसको हमने नाम क्या दिया था? पेंटेन नाम दिया था, लेकिन उसके नाम के आगे हमने नियो शब्द लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि ये जो कंडीशन होती है, मतलब चतुष्क कार्बन वाली, इस कंडीशन को हम नियो कहते हैं। तो आप ये भी देख लें। और एक चीज़ और, 2nd डिग्री वाला जो कार्बन होता है, मतलब द्वितीय कार्बन होता है, इस कंडीशन को हम आइसो कंडीशन कहते हैं। इस तरह से ये कार्बन, बीच वाला कार्बन 2 अन्य कार्बनों से घिरा हुआ है, तो ये चीज़ आप याद रख लें कि ये आइसो कंडीशन कहलाता है। मतलब इस तरह से यदि आप हैंड की स्ट्रक्चर ये बनाएं और यहाँ पर यदि आप एक कार्बन को नोट करें और ये 2 अन्य कार्बन है, तो ये कंडीशन कहलाती है आइसो कंडीशन। ठीक है, और ये नियो कंडीशन होती है, ये चतुष्क कार्बन। तो इन्हें छोटे छोटे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। तो ये छोटा सा बेसिक था, क्योंकि ये कई जगह लिखा हुआ रहता है, कोई फॉर्मूला दे के रखा है। ठीक है, उसमें आपको लिख रखा है बीच में कार्बन के ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है। तो इसे कुछ छोटी छोटी केमिस्ट्री में बेसिक चीज़ें होती हैं, तो उसे हम 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे, तो आप लोगों का आगे की जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएंगी। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फिर से हम देख लेते हैं कि एल्केन जब नाम लिखते हैं किसी भी एल्केन का, तब उसके लिए सफिक्स हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, ये याद रख लें। और हमने इसके बाद में एक और सीरीज़ पढ़ी थी, वो थी एल्काइल सीरीज़। मतलब कब बनाया था? जब हमने एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाया था, तो हमारे पास ये सीरीज़ तैयार हुई थी। और इसके लिए हमने सफिक्स क्या लगाया था? YL, मतलब इल सफिक्स लगाया था। ठीक है, और इसको हमने R के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। ठीक, ये चीज़ यहाँ पर आप याद रखें। फिर अब हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लें। 3 इथाइल 2 डाइमिथाइल पेंटेन।
अब आप नाम में देखें पेंटेन लिखा हुआ है, एन सफिक्स पढ़ें आप, मतलब ये कौन सा सीरीज का सदस्य है? एल्केन सीरीज का सदस्य है ना। हमने 3 फैमिली पढ़ी थी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन वे होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो एल्केन कहलाते हैं। एल्कीन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, ये एल्काइन कहलाता है। ठीक, ये बेसिक है, इन बेसिक को कभी ना भूलें यदि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से पकड़ मजबूत करनी है तो। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने नाम पढ़ा पेंटेन। पेंटेन मतलब कि जिसमें टोटल 5 कार्बन है, तो आप 5 कार्बन सबसे पहले बना ले। ये हमने 3 बनाए, 4 और ये एक 5। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको स्टेप करनी है इनकी नंबरिंग की। तो आप यहाँ पर नंबर डाल दें 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन को फिर से रीड करें। इसने बोला है कि 3 इथाइल, मतलब हमने इथाइल और मिथाइल यहाँ 2 शब्द दिए हैं। ठीक है, इन 2 शब्द को हमने कहाँ पर पढ़ा था? एल्किल सीरीज में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एल्किल सीरीज काम में आ रही है। ठीक, तो इथाइल के लिए हम क्या लिखते हैं? यदि हम यहाँ छोटा सा लिख लें, इथाइल हम कब बनाएंगे? यदि आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो इथाइल कब बनेगा? एथेन से बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमने एल्केन से ही एल्काइल बनाया था। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एथेन का सूत्र लिख लेते हैं, C2H6। C2H6 में से यदि हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो मेंबर बचेगा उस मेंबर को हम क्या कहेंगे? इथाइल, C2H5। और ये बॉन्ड फ्री बनाया है क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है? 3 इथाइल, तो हम यहाँ पर लिखते हैं C2H5। ठीक, क्यों 3 क्यों लिखा है? क्योंकि तीसरे कार्बन पर इथाइल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, अब उसने बताया है कि 2 डाई मिथाइल। डाई का मतलब होता है 2, टोटल 2 नंबर। ठीक है, और ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। जिस तरह से हमने इथाइल को बनाया है, मिथाइल कैसे बनेगा? मेथेन से बनेगा। इसमें से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा? CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, कार्बन की एक संयोजकता मुक्त है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 डाई मिथाइल, मतलब कि सेकंड नंबर का जो कार्बन है उस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक, तो आप इसे यहाँ पर ये बॉन्ड का साइन बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे, ऊपर की तरफ मिथाइल ग्रुप जोड़ेंगे और नीचे की तरफ मिथाइल ग्रुप जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गई। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया जो उन्होंने बताया था क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था। अब बाकी जो कार्बन की जहाँ जहाँ संयोजकता अभी भी मुक्त हैं उन संयोजकताओं को हम हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे यदि इस कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन की, ठीक है, ये पहला वाला कार्बन है, इस कार्बन की 3 संयोजकताएं अभी भी मुक्त है, चौथी संयोजकता इस पड़ोस वाले कार्बन से कंप्लीट है, तो इनसे हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा। इस कार्बन की संयोजकता चारों कंप्लीट है, इससे, इससे, इससे और इससे। ठीक, इस कार्बन की 3 संयोजकता पूर्ण है लेकिन एक अपूर्ण है, तो उससे हम एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस कार्बन की दो संयोजकताएं मुक्त हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। इस कार्बन की 3 संयोजकताएं यहाँ पर मुक्त हैं। अब यदि इसको आप थोड़ा सा सिंपल में लिखेंगे, इस तरह से ना लिख करके, तो कैसे लिखेंगे? पहले कार्बन से स्टार्ट करें CH3, क्योंकि इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, CH3। फिर है C, अब इससे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, इससे तो 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, फिर ये कार्बन से ये कार्बन थर्ड, जिसमें कि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो आप इसे लिख लें CH और इसे लिख लें C2H5, क्योंकि इस कार्बन से एक इथाइल ग्रुप जुड़ा है जो हमने 3rd नंबर पे जोड़ा था। फिर ये कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है और टोटल 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इसे लिखेंगे CH2, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो आप इसे लिखेंगे CH3। तो इस तरह से हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। तो आप फिर से क्वेश्चन पढ़ें, हमने सही लिखा है कि नहीं? 3 इथाइल 2 डाई मिथाइल पेंटेन। पेंटेन मतलब 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और 3 इथाइल, 3 पर इथाइल ग्रुप जुड़ा है। 2 डाई मिथाइल मतलब दूसरे कार्बन पे हमने 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। तो इस तरह से ये आपको एक जो नाम लिखने के लिए आपको बोला है, नाम तो दिया है, सॉरी, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और क्वेश्चन है
वे क्वेश्चन भी आप देख करके इसे टफ ना समझे, बहुत ही ईजी है। इसका यहाँ पर दिया है 3,4,4,5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन से आप समझ जाए यहाँ पर कि हम कितने कार्बन की बात कर रहे हैं, टोटल 7 कार्बन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, मिथाइल, मिथाइल में हम यहाँ पर अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बना ले, मिथाइल ग्रुप बना ले। मिथाइल ग्रुप CH3 को कहा जाता है, और टेट्रा मतलब कि 4। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर सिंपल कर लिया है। टोटल 4 अंक हैं, है ना, टोटल नंबर 4 बोले हैं मैंने यहाँ पर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 7 कार्बन की एक लंबी चेन बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इनको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 4 4 5 मतलब 3 पर, 4 पर और 5 पर टेट्रा मिथाइल, मतलब 4 मिथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। तो अपन यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले तो 3 पर जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो CH3 लगा लिया। 4 पर 2 मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि 2 बार 4 4 लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे CH3 और ये भी CH3 हो जाएगा। और एक मिथाइल ग्रुप 5वें नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो ये लिखेंगे आप CH3। अब बाकी आप संयोजकताएं बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। इस कार्बन की एक संयोजकता कंप्लीट है, अभी 3 बाकी है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, इस कार्बन की 2 संयोजकताएं कंप्लीट है, तो आप 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे 4 में से। इस कार्बन की 3 तो कंप्लीट है 4 में से, लेकिन एक अनकंप्लीट है, तो आप इसे 1 हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त कर देंगे। ये वाला कार्बन पूरी तरह से संतृप्त है, उसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है। इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट है और एक अभी बची है, तो एक को हम हाइड्रोजन से संतृप्त कर देंगे। इस कार्बन की वैलेंसी 2 तो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर 2 बाकी बची है, तो 2 हाइड्रोजन से हम कंप्लीट करेंगे। और इस कॉर्नर वाले कार्बन की एक संयोजकता कंप्लीट है और 3 बची है, तो हम 3 को यहाँ पर हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त कर देंगे। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपसे इस क्वेश्चन में ही मैं पूछ लेती हूँ, अभी हमने पढ़ा था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। यदि इस क्वेश्चन में आपको ढूंढने को कहा जाए कि 1 डिग्री कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री कौन सा है, तो आप बता सकते हैं। आई थिंक आप लोग इजीली बता सकते हैं, क्योंकि बहुत एक छोटा सा एक टॉपिक था यहाँ पर। 1 डिग्री वो कार्बन होता है, जैसे कि इस कार्बन की यदि बात करें तो जो कि एक कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये कॉर्नर वाले जो कार्बन है, जैसे ये और ये कार्बन कैसे कहलाएगा? 1 डिग्री, प्राथमिक कार्बन कहलाएगा, प्राइमरी कार्बन। ठीक है, और यदि इस कार्बन की बात करते हैं तो ये 2 अन्य कार्बनों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। और यदि इस कार्बन की बात करते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा, ये भी 1 डिग्री है। इस कार्बन की बात करें तो 2 अन्य कार्बनों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। और इस कार्बन की बात करें तो ये 3 अन्य कार्बनों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे टर्शरी कार्बन कहेंगे। ठीक है, 3 डिग्री। और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि ये कार्बन 3 अन्य कार्बनों से घिरा हुआ है, तो ये कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन। और यदि इस कार्बन की बात करते हैं तो ये कार्बन 4 अन्य कार्बनों से घिरा हुआ है, तो उस कार्बन को हम क्या कहेंगे? 4 डिग्री, चतुष्क। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? नियो कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गया है। मतलब इस तरह से आपको पहचानना है एक फॉर्मूले में, या एक इस तरह से आपको नेम लिख रखा है, फॉर्मूले के रूप में लिख रखा है, तो आपको इस तरह से यहाँ पर पहचानना है प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक कार्बन क्या होता है। स्टूडेंट्स, अब हम क्रियात्मक समूह देखते हैं। क्रियात्मक समूह मीन्स फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। कोई भी कार्बनिक यौगिक, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया है, उसमें कोई भी परमाणु या फिर परमाणु का एक समूह यदि लगा हुआ है तो क्या होगा? उससे क्या होगा? उस कार्बनिक यौगिक की जितनी भी गुण हैं वो क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। या तो कहीं पर ए लगा हुआ है
किसी कार्बनिक यौगिक में या किसी कार्बनिक यौगिक में AB परमाणु का समूह लगा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अलग अलग रहेंगे, मतलब दोनों के अपने अपने विशिष्ट गुण रहेंगे। तो ये जो ग्रुप होते हैं जिनके कारण कार्बनिक यौगिक में कुछ अलग से अपने विशिष्ट गुण आ जाते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह। ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पर मैथेन लिया है। ठीक है, मैथेन में हमें कोई ए ग्रुप जोड़ना है। ठीक है, अब मैथेन की यदि हम स्ट्रक्चर बना ले, ओपन स्ट्रक्चर, तो इस तरह से बनेगी। ठीक है, CH4 ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। अब हमको क्या करना है, ए को इसमें जोड़ना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, ए को जोड़ने के लिए कार्बन से एक संयोजकता यहाँ पर मुक्त होनी चाहिए, तभी तो हम ए को जोड़ पाएंगे। अभी तो चारों संयोजकताएं इसकी कंप्लीट है, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर किसी एक हाइड्रोजन को तो यहाँ से हटना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, आगे जा कर के यहाँ पर एक ए मतलब आसानी से जुड़ सकता है, इसमें इंटर हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका सूत्र क्या बन जाएगा, CH3A, मतलब इसने एक हाइड्रोजन को हटा दिया है, और ये एक ए जो है इसी को हम कहेंगे क्रियात्मक समूह। और ये क्या कर रहेगा, अब ये मैथेन नहीं रहा है, ये वाला CH3A अब ये मैथेन नहीं है, अब ये कुछ और बन चुका है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, इस संपूर्ण कार्बनिक यौगिक की एक अलग पहचान हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के परमाणु या परमाणुओं के समूह को हम क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख रखी है क्रियात्मक समूह की। ठीक है, किसी कार्बनिक यौगिक में मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में परमाणु या परमाणु समूह। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया था, परमाणु कोई ए हो सकता है या परमाणु समूह AB भी हो सकता है। ठीक है, दो परमाणु आपस में जुड़े हैं तो ये परमाणु समूह हो गया है। ठीक है, जिसके कारण वह क्या होता है, यौगिक, वह यौगिक मतलब कि कौन सा यौगिक, कार्बनिक यौगिक विशिष्ट रासायनिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। अब जब इसमें, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, यदि हम मैथेन में ए ग्रुप जोड़ देते हैं तो अब ये मैथेन ने रह करके क्या हो जाएगा, CH3A, मतलब इसकी रासायनिक क्रियाशीलता कैसी हो गई है, विशिष्ट हो गई है, अलग हो गई है। तो ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर कुछ क्रियात्मक समूह देखेंगे और उनका नामकरण किस तरह से किया जाता है वो देखते हैं। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह तो कई सारे होते हैं, जैसे कुछ मैंने यहाँ साइड में लिख रखे हैं, इनके अलावा भी और होते हैं क्रियात्मक समूह। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख रखे हैं और उन्हीं का नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं हैलोजन। हैलोजन क्रियात्मक समूह को हम X के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। ये लिख रखा है बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड X, क्योंकि आपके जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 जो दिया है उसी को हम क्या कहते हैं, हैलोजन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और इन्हीं को हम इकट्ठे रूप में हैलोजन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, और यही एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, हैलाइड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं जिसे, और इसे कंप्लीटली हम X के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, तो X के अंतर्गत एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप हुआ। सेकंड है यहाँ पर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल के लिए हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं बॉन्ड OH के द्वारा। ठीक है, बहुत इजी है यदि आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए हम बनाते हैं बॉन्ड CHO। बॉन्ड CHO जो है ये एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। ये थोड़ा सा हो सकता है 11th क्लास के स्टूडेंट्स को टिपिकल लगे, लेकिन आप जैसे जैसे रिएक्शंस लिखने लग जाएंगे तब आपको ये सारे फंक्शनल ग्रुप बहुत इजी याद हो जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक, नेक्स्ट जो है कीटोन। कीटोन के लिए हम इस तरह से बनाते हैं CO के रूप में, या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 2 तो ऑक्सीजन से पूर्ण है और 2 संयोजकता को इस तरह से लिखा है, इस तरह से लिखें या फिर इस तरह से लिखें। ठीक है, तो ये होता है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। और ईथर के लिए हम लिखते हैं इस तरह से O, और यहाँ आइट साइड जो फ्री है वो क्या है, इनके बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है अष्टक नियम के अनुसार, ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल के अनुसार क्या होता है कि जो आखिरी वाला कोश है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होना ज़रूरी होता है स्थायित्व के लिए।
स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो इसलिए हर कोई एलिमेंट अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को किसी को देता है या किसी से लेता है, या फिर इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करता है, साझा करता है। तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग या फिर देना या लेना, वो क्या कहलाता है, उसकी वैलेंसी या संयोजकता, ठीक है। तो हमने ये ईथर के बारे में देखा। ईथर के लिए हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या लिखेंगे, O। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसे पूरा पढ़ लें आप, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसके लिए हम फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं बॉन्ड COOH। इस तरह से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। अब आइए हम इसे वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम हेलोजन के बारे में पढ़ते हैं। हेलोजन का हमने अभी वही देखा कि इसे X के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके अंतर्गत आने वाले जो एलिमेंट है वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन जितना हम सुनते हैं उतना हमें अच्छे से याद भी होता जाता है। अब हमें इनके सामान्य नाम भी देखना है और इनके IUPAC नाम भी देखना है। अब इनको हम बनाते कैसे हैं ये भी देख लेते हैं। तो हम सबसे शुरू से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से। जैसे हमने एल्केन सीरीज पढ़ ली है। एल्केन सीरीज का प्रथम सदस्य कौन सा था, CH4, मतलब कि मेथेन। और इस मेथेन में से मैंने अभी आप लोगों को बताया था, मेथेन में से हमने अब हम हैलाइड ग्रुप, अभी तक मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था A या AB जोड़ रहे हैं, लेकिन अब इसे भूल जाएं आप, एक समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। अब हमें यहाँ पर X ग्रुप जोड़ना है। अब X ग्रुप को जोड़ना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यदि इसकी ओपन स्ट्रक्चर बना ले तो इस तरह से हम लिखेंगे। और हम जानते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है, लेकिन यहाँ तो चारों पूर्ण तरह से कंप्लीट है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक फ्री होना चाहिए, तभी आकर के कोई X ग्रुप आकर के जुड़ेगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3X, मतलब कि पहला सदस्य हमारे पास कौन सा बना, CH3X। अब X में आप कुछ भी अब यहाँ पर देखें, हमने ये तो बना लिया CH4। अब CH4 से हमने एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया है X के द्वारा। अब सपोज हमने X के रूप में क्या लिया है, Cl ले लिया। Cl मतलब कि क्लोरीन ग्रुप ले लिया। तो इनके सामान्य नाम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एल्काइल हैलाइड के रूप में नाम लिखना है। अब एल्काइल हैलाइड क्या होता है, अब ये भी आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है। जब हमने एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाला था, तब जो बनने वाली R सीरीज थी, उस सीरीज को नाम क्या दिया था, एल्काइल सीरीज नाम दिया था, ठीक है। तो सपोज यही यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, एल्काइल सीरीज ही बची। और इसमें एक हेलोजन ग्रुप जोड़ा है, और हेलोजन को हम क्या कहते हैं, हैलाइड भी कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ, इसे हम क्या कहते हैं, हैलाइड ग्रुप। तो इसका नामकरण किसके आधार पर करना है, एल्किल हैलाइड के रूप में। ये एल्किल हैलाइड के रूप में इसका नामकरण करना है। अब यहाँ पर एल्किल ग्रुप कौन सा है, मैथिल है, क्योंकि मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला है, तो ये मैथिल हो गया। और हैलाइड के रूप में कौन सा है, क्लोरीन ग्रुप है, और क्लोरीन को हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल क्लोराइड। बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे तो आई थिंक समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो ये हुआ मैथिल क्लोराइड, ये इसका सामान्य नाम है। अब IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग स्टाइल है इसका नाम लिखने की। तो इसे हम क्लोराइड, मतलब जो हेलोजन ग्रुप होता है उसको हम हेलो के रूप में लिखते हैं। कब, जब हमें इनका IUPAC नाम लिखना है, ठीक है। तो जैसे फ्लोरीन को लिखेंगे तो हम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, इस तरह से। और हम फिर आगे कार्बन भी तो हमें बताना है, कार्बन की संख्या कितनी है, नाम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस सूत्र में हम कार्बन देखेंगे। कार्बन एक है, और एक कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, मेथेन। तो आप उसे एल्केन के रूप में लिखोगे, ठीक है। हेलो एल्केन के रूप में इनका नाम लिखा जाता है, ये पूरा लिख लें आप। कब, IUPAC नाम में, और सामान्य नाम में हम क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइड के रूप में। तो थोड़ा आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, IUPAC नॉमेनक्लेचर जब भी करना है तब हम हेलो एल्केन के आधार पर करेंगे, और आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को ये बहुत ईजी लगेगा, और इजीली आप नाम भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लोरीन लिया है, तो हम इसको क्लोरो के रूप में लिखेंगे। और एक कार्बन है, एक कार्बन वाले को हम मेथेन कहते हैं, तो आगे हम नाम पूरा लिख देंगे, क्लोरोमेथेन, ठीक है। ये इसका IUPAC नाम हुआ, और सामान्य नाम हमने लिखा। ये ग्रुप मैथिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्लोराइड है, तो इससे लिखेंगे मैथिल क्लोराइड। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हमने एथेन लिया है C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया। मैं फिर से बेसिक से ही चल रही हूँ। तो हमें
एथेन से हाइड्रोजन निकालने पर एथिल प्राप्त होता है। अब इसमें क्या होगा, कार्बन की संयोजकता हुई, मुक्त हो गई, और मुक्त संयोजकता से हमने Br जोड़ दिया। ठीक है, Br मतलब कि ब्रोमीन। अब सामान्य नाम के लिए क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे, इसको पढ़ते हैं एथिल, और Br को लिखेंगे ब्रोमाइड। किसके आधार पर, एल्काइल हैलाइड के आधार पर। ठीक, एथिल ब्रोमाइड हो गया, और इनके IUPAC नाम इसके आधार पर लिखेंगे, हेलो एल्केन के आधार पर। तो Br को हम लिखेंगे ब्रोमो, और इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं एथेन, तो ये ब्रोमो एथेन हो गया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ, तो आप लोग मुझे इसका नाम लिख करके बताएंगे, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका नाम लिख करके मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर लिखा है मैंने C2H5Cl, इसका नाम लिख करके आप मुझे बताएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एल्कोहल। एल्कोहल के लिए हम फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं बॉन्ड OH। ठीक है, अब अभी हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था कि हैलोजन का नामकरण सामान्य नाम और IUPAC नाम किन के आधार पर करते हैं। ठीक है, अब ये आधार क्या होता है, जैसे मैं गणित का आप कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के आधार पर ही आप आगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी सामान्य नाम और IUPAC नाम के लिए कुछ आधार दे के रखे हैं, उन आधार के हिसाब से आपको यहाँ पर इनका नाम लिखना है। ठीक है, तो यदि हम अल्कोहल की बात करते हैं तो सामान्य नाम लिखने के लिए हमको एल्किल अल्कोहल का उपयोग करना है, और IUPAC नाम लिखने के लिए हमें यहाँ पर सफिक्स लगाना है, वो है ऑल। बहुत ईजी है, ये भी बार बार पढ़ेंगे तो आसानी से क्लियर होगा। और छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया है CH3OH का, और ये CH3OH कब बना, जब हमने मेथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके और OH फंक्शनल ग्रुप हमने वहाँ पर जोड़ दिया, तो हमारे पास जो कंपाउंड तैयार हुआ, यौगिक तैयार हुआ, उसे हम कहेंगे CH3OH। ठीक है, अब आपको सामान्य नाम लिखना है, तो इसके आधार पर लिखोगे एल्किल अल्कोहल। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, एल्किल के रूप में मैथिल है या मिथाइल है, तो आप लिखेंगे मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, और यदि IUPAC नाम लिखना है तो आप उसमें ऑल जोड़ेंगे सफिक्स। तो यहाँ पर क्या करना है, कार्बन को काउंट करना है, एक कार्बन है तो आप लिखेंगे इसे मेथेनॉल। ठीक है, एक कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं, और मेथेन के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, ANE। आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा E को हटाना है, और E को हटा करके आपको OL जोड़ देना है, ये हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है, और इन नेम को आप थोड़ा सा इंग्लिश में प्रिपेयर करें तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेसिक सा। C2H6 ये क्या होता है, एथेन होता है। ठीक है, ये सफिक्स लगा है, 2 कार्बन है, इसमें से यदि हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बनेगा, C2H5, और उसमें हम फंक्शनल ग्रुप कौन सा पढ़ रहे हैं, अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए हम यहाँ फंक्शनल ग्रुप इसमें ये जोड़ देते हैं OH। बॉन्ड भी लगाओ या न लगाओ तो भी चलेगा। ठीक है, अब हमको इसका सामान्य नाम लिखना है, तो सामान्य नाम के लिए क्या होगा, C2H5 को हम कॉमन क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं या एथिल कहते हैं, एथिल, और ये OH किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्कोहल को, तो यहाँ पर आप लिखोगे इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और इसका आपको IUPAC नेम लिखना है, तो आप कार्बन काउंट करोगे, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को आप क्या लिखते हो, इथेन लिखते हो, और E को आपको हटा देना है इस सफिक्स में से, और क्या जोड़ना है, ऑल जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, या एथेनॉल, हिंदी में इस तरह से लिखते हैं। तो ये होता है अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर। ये 2 आधार दिए हैं, इन आधार के ऊपर आप तैयारी करेंगे तो सारे अल्कोहल के आप नाम लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने अभी 2 कंप्लीट कर लिए हैं, हैलोजन और अल्कोहल। अब हम सबसे पहले यहाँ पर तो कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे, फिर उसके बाद में एल्डिहाइड का नामकरण करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है बॉन्ड COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड COOH। और यदि इसकी ओपन स्ट्रक्चर हमें बनाना है तो हम इस तरह से बनाएंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो इस तरह से ये कार्बन से संतृप्त है उसकी, और एक ऑक्सीजन कार्बन से संतृप्त है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी लगा है, तो एक ऑक्सीजन की एक और वैलेंसी हाइड्रोजन से संतृप्त रहेगी। ठीक है,
और यदि कार्बन को कंसिडर करें तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, जिसमें कि 3 तो कंप्लीट है, एक अभी बाकी है। और यदि इस बाकी संयोजकता से हम यदि एक हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा, ये तैयार बन जाएगा HCOOH। इसका मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें फर्स्ट मेंबर कौन सा हुआ, HCOOH। ये होता है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब फॉर्मिक एसिड इसका नाम क्यों पड़ा, तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये देख ले कि फॉर्मिक एसिड आंट में पाया जाता है। आंट मतलब चींटी, और चींटी को लैटिन भाषा में हम कहते हैं फॉर्मिका। क्या कहेंगे, चींटी को लैटिन भाषा में फॉर्मिका नाम दिया है। और फॉर्मिक एसिड चींटी में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मिका नाम के ऊपर इस एसिड का क्या नाम रखा है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब यदि इसका IUPAC नाम की बात करते हैं तो IUPAC के लिए हमें ओइक OIC ये सफिक्स लगाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को देखेंगे। फॉर्मूले में कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, और 1 वाले को हम मेथेन कहते हैं। मेथेन में से E को आप रिप्लेस करें ओइक के द्वारा, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, मेथेन, यहाँ पर E हमने हटा दिया, ANE, ओइक जोड़ दिया OIC, और नाम हो गया हमारा मेथेनोइक एसिड। तो ये फर्स्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फर्स्ट कंपाउंड बन गया HCOOH। अब ये याद रखें छोटा सा कि ये फॉर्मिका, मतलब फॉर्मिका नाम किसका है, आंट का है, क्योंकि लैटिन भाषा का ये वर्ड है। ठीक है, और जो कि फॉर्मिक एसिड यहाँ पर आंट में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर नाम दिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है CH3COOH। अब यहाँ पर इसे कहा जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, और एसिटिक एसिड नाम इसलिए दिया है क्योंकि एसिटिक एसिड कहाँ पर होता है, या किसे हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, विनेगर को, विनेगर में होता है, और विनेगर को लैटिन भाषा में बोलते हैं एसिटम, और यहीं से इसका नाम दिया है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो विनेगर को लैटिन भाषा में एसिटम कहते हैं। और नेक्स्ट एक एग्जांपल है C3H5COOH। ठीक है, यहाँ पर हमें इस कार्बन से R ग्रुप जोड़ते जाना है। हमने R पढ़ा था एल्किल ग्रुप, यदि हमने एल्किल ग्रुप में CH3 जोड़ा तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। अच्छा, इसका IUPAC नाम देख लेते हैं, हमने अभी देखा नहीं। कार्बन को काउंट करें, 2 कार्बन है, तो 2 को हम इथेन कहते हैं, E को रिप्लेस करें ओइक से, तो ये बन जाता है एथेनोइक एसिड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इस सूत्र में थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ। इसे हम लिखेंगे C2H5COOH। हम नेक्स्ट वाला यदि R रिप्लेस यहाँ पर लिखते हैं C2H5, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपियोनिक एसिड। इसे थोड़ा सा ध्यान दें, इसको क्या कहेंगे, प्रोपियोनिक एसिड। और यदि इसके IUPAC नेम की बात करते हैं तो हमें वही कार्बन को काउंट करना है। तो कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 2 और 1, ये 3 वाले को हम प्रोपेन कहते हैं। E को हटाएं, ओइक जोड़ें, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, और कॉमन नेम में प्रोपियोनिक एसिड ये होता है। और यदि यहाँ पर एक और हम C3H7COOH यदि लिखते हैं तो यहाँ पर 4 कार्बन हो जाएंगे। तो 4 कार्बन वाले को हम क्या कहेंगे IUPAC में, ब्यूटेनोइक एसिड, और कॉमन नेम में क्या कहेंगे, ब्यूटायरिक एसिड। क्या लिखेंगे इसे, ब्यूटायरिक एसिड, और IUPAC में ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि 4 कार्बन है। तो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर हम एक छोटा सा पॉइंट कवर कर रहे हैं कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है। यदि एसिटिक एसिड की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और यदि टेम्परेचर को हम कम कर देते हैं तो एसिटिक एसिड आइस की तरह जमने लग जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आई होप आप लोगों को मेरी ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिन साइंस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।